हे गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ निकजिक। और आज मेरे पास आपके लिए कुछ खास इन्फॉर्मेशन है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ब्रांड न्यू गाड़ी परचेस करते हैं और उनको कुछ टिप्स चाहिए होती है ओनरशिप की। क्योंकि अब बहुत सारे फोरम्स एंड कम्युनिटीज़ बन चुकी है, फेसबुक पर ग्रुप्स है और व्हाट्सएप पर भी ग्रुप्स होते हैं। तो जब आप कोई नई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो अक्सर आप ऐसे कोई ग्रुप ढूंढते हो, उसमें जुड़ते हो, फिर आप वेट करते हो दूसरे लोग जब गाड़ी की डिलीवरी लेते हैं वो क्या क्या चीज़ें शेयर करते हैं, क्या क्या एक्सेसरीज वो लगाते हैं, वो सब चीज़ें देखना चाहते हो। अक्सर बहुत लोग नहीं भी होते हैं उन सब चीज़ों में, तो उन सभी लोगों के लिए एक कलेक्टिव डिटेल वाला इन्फॉर्मेशन ये वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा कि जब आप कोई ब्रांड न्यू गाड़ी खरीद रहे हो तो क्या क्या एसेंशियल चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। बेसिक कुछ छोटी मोटी एक्सेसरीज के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन एक डिटेल्ड एक्सेसरी वाला वीडियो सेपरेटली आएगा जिसमें मेरी गाड़ी जो है स्कॉर्पियो N4x4 ऑटोमेटिक, इसकी एक्सेसरीज तो मैं दिखाऊंगा, पर उनमें कई एक्सेसरीज ऐसी होंगी जो कॉमनली सभी गाड़ियों पर अप्लाई होंगी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्पेशली आपको फर्स्ट के एक डेढ़ हफ्ते या एक महीने में क्या क्या चीज़ों का खास ध्यान रखना होता है अगर आपके पास एक ब्रांड न्यू गाड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो एक्सेसरीज आप लगाने के लिए जाते हो, एक्सेसरीज कई सारी प्रकार की आती हैं। कुछ में स्टोरेजेस होते हैं, कुछ एक्सेसरीज ऐसी होती है जो आपको गाड़ी में खूबसूरती बढ़ाने का काम करती है, कुछ यूटिलिटी वाली एक्सेसरीज होती हैं जैसे कि मैट्स वगैरह होते हैं, कुछ और पर्पसफुल एक्सेसरीज भी होती हैं जैसे कि कार परफ्यूम वगैरह। तो मेरा सजेशन ये है कि जब भी आप गाड़ी को परचेस करते हो तो जो एक्सेसरीज है ना वो लगभग एक हफ्ता गाड़ी चला लेने के बाद या हो सके तो 100-200 किलोमीटर चला लेने के बाद डिसाइड करना चाहिए कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। क्योंकि अगर गाड़ी आपने पहली बार ओन की है, ऑब्वियसली 99% केसेस में ऐसा होता है कि कई लोग पहली बार वो गाड़ी खरीद रहे होते हैं जो उन्होंने अभी डिलीवरी ली है, ये पहले उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं की, या अक्सर ऐसा भी होता है कि मार्केट में ही ये गाड़ी काफ़ी नई है तो उन्होंने पहले घूमना फिरना भी नहीं किया होगा। तो आपको पता चलता है कि गाड़ी में क्या क्या चीज़ें कम या ज़्यादा है जिसके हिसाब से आपको एक्सेसरीज चाहिए। जैसे अब मेरे पास ये गाड़ी है, मुझे लगा था इसमें 70 मैट्स लगाऊंगा। मेरे पास पहले जो गाड़ी है क्रेटा, उसमें 70 मैट्स मैंने लगाए थे 2 साल यूज़ करने के बाद में। इस गाड़ी में मैंने पहले दिन से 70 मैट्स नहीं लगाए। इसका जो कैबिन है, जो फ्लोरिंग है, थोड़ी सी अलग है। इसमें लैमिनेशन नहीं हुआ है, लेदर लैमिनेशन जो होता है वो शायद एयरबैग्स की वजह से हम लोगों को लेदर लैमिनेशन लगाकर मिल नहीं रहा है कंपनी की तरफ से। तो 70 मैट्स एज सच मुझे इमीडिएटली जरूरत नहीं लग रही थी, बट मैं सोचा मैं उसके लिए कस्टमाइज बनवा लूंगा या कॉस्ट एफिशिएंट कुछ ऑप्शन ढूंढूंगा। बट मीनवाइल मुझे कुछ तो चाहिए प्रोटेक्शन के लिए उसमें। तो मैंने ना पहले का 200-300 किलोमीटर चला लिया गाड़ी को, फिर रियलाइज किया कि मैटिंग की जरूरत इसमें अर्जेंट बेसिस पर है। तो फिर मैंने 3D मैट्स कंपनी से ही ले लिए, क्योंकि ओरिजिनल जेन्युइन क्वालिटी का प्रोडक्ट अभी भी 3D मैट्स में कहीं मिल नहीं रहा है, तो मैंने वो ले लिए। लेकिन रियलाइजेशन करने में मुझे भी टाइम लगा। तो ऐसी कई सारी एक्सेसरीज जो रियलाइज करने के बाद मैंने परचेज की। इवन मैंने जो एक्सटीरियर में क्रोम लगाए हैं वो भी मैंने बाद में लिए, पहले दिन ही ले नहीं लिए थे। पहले दिन मैं आपको बताऊं, गाड़ी की प्रॉपर ऑन रोड कॉस्ट मैंने दी, ना एक्सटेंडेड वारंटी, ना कोई एक्स्ट्रा AMC, ना कोई एक्सेसरी, मैंने कुछ भी नहीं डलवाया। मुझे बस गाड़ी की डिलीवरी जल्दी मिल गई थी, मैंने वो ली और एक्सेसरीज कुछ भी नहीं लगवाई। तो पहले के 200-300 किलोमीटर मैंने जैसे चलाए, आप भी वैसा करो। उसके बाद रियलाइज करो कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो आप एक्यूरेट एक्सेसरीज के लिए बजट बना सकते हो। एक्सेसरीज की कुछ लिंक्स अमेजॉन वाली डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर बिगिनर फ्रेंडली एक्सेसरीज की लिस्ट आपको चाहिए तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो। सेपरेट वीडियो जो एक्सेसरीज का आएगा उसमें तो और ज़्यादा लिंक्स दिख जाएंगी आपको। इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी में TPMS सिस्टम बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है तो MID में जब आपको दिखाता है कि TPMS में टायर प्रेशर क्या क्या दिख रहा है, तो उसके हिसाब से ना एक बार करेक्शंस चेक कर लेना चाहिए आपने ना। टायर प्रेशर जहाँ पर भी लगवाने जाते हैं, कोई ऑथोराइज सेंटर जैसे हमारे यहाँ अजमेरा टायर्स है, या आपके यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होगा, या फिर आप पेट्रोल पंप पर ही जाते हो टायर प्रेशर के लिए, तो वैसे वहाँ पर जो मशीन होती है रिलायबल नहीं है, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि रिलायबल मशीन मिल रही है तो वहाँ के प्रेशर वाली मशीन से अपने टायर प्रेशर के जो फिगर्स हैं उनको मैच करवा कर देख लेना चाहिए कि टायर प्रेशर जो कंपनी ने दिया है, जो कि दरवाजे पे होता है ड्राइवर डोर के पास में, उसके हिसाब से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। कभी कभी कंपनी वाले, डीलरशिप वाले थोड़ा बहुत 1-2 PSI का ज़्यादा भी प्रेशर डाल के दे सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि TPMS में एग्जैक्टली वही प्रेशर दिखाए खड़ी गाड़ी में ठंडे टायर्स के वक्त में जो कंपनी ने रेकमेंड किया है। अगर आपकी गाड़ी जब चल रही होती है तो 2-4 PSI ज़्यादा दिखाता है गर्म टायर्स में, तो उस पर रिलाई मत करो। खड़ी गाड़ी जो होती है, ठंडे टायर जब होते हैं उसके ऊपर देखो कि क्या दिख रहा है टायर प्रेशर।
इसके अलावा जो लोग अपनी ब्रांड न्यू गाड़ी, खास करके जो सॉलिड कलर है, शाइनी कलर्स होते हैं, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, रेड, इस तरह के कलर्स हैं, उसको प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, शाइनी रखना चाहते हैं, तो एक पेंट प्रोटेक्शन फिल्म मेरा बहुत अच्छा रिकमेंडेशन होता है, जो गाड़ी को स्क्रैच प्रोटेक्शन भी देता है, अच्छा ग्लॉस भी देता है, उसमें सेल्फ हीलिंग होता है। तो वो क्या करता है, सोल मार्क्स और स्क्रैचेस को हील करता रहता है और गाड़ी की शाइन बरकरार रहती है कई साल तक की। मेरे पीपीएफ के काम को अगर आप देखना चाहते हो तो मेरी पीपीएफ प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हमने 190 से ज्यादा केसेस में पीपीएफ किए हैं ऑल इंडिया में, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। इसके अलावा कई लोग गाड़ी में डस्टिंग के लेकर के बहुत परेशान रहते हैं कि यार रोज सुबह गाड़ी में देखो तो बहुत सारी डस्ट आई है, खास करके ब्लैक कार्स या रेड कार्स वाले। तो उनको क्या होता है कि डस्ट साफ करनी होती है, तो गाड़ी अगर बड़ी है तो पूरी गाड़ी को साफ करते करते थक जाते हैं, तो माइक्रोफाइबर क्लोथ से रोज साफ नहीं करना चाहते और उससे भी स्क्रैचेस बनते हैं। तो अगर आप रोज रोज गाड़ी धो नहीं पाते हो, धोने के लिए किसी को रखा हुआ भी है, तो भी आपको चिंता तो रहेगी कि गाड़ी में स्क्रैचेस भी ना आए और साफ भी और रोज ऑफिस ले जाने लायक हो, या हर बार आप कहीं जाते हो दोपहर में ऑफिस से आपको निकलना है, फिर आपको डस्ट दिख रही गाड़ी में, तो साफ करने के लिए कन्वीनियंट ऑप्शन चाहिए। तो मैंने जो पासो का डस्टर खरीदा है इस गाड़ी के लिए, उसकी डस्टिंग करता हूँ। इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद बहुत इजीली और फटाफट साफ हो जाती है। लगभग 2-4 मिनट में मैं इस गाड़ी की पूरी डस्ट साफ कर लेता हूँ। कभी दिन भर में मैं ये काम 2 बार भी कर लेता हूँ, वो इतना कन्वीनियंट है। और जो पासो का डस्टर को कई महीनों तक साफ नहीं करना पड़ता, उसका रिजुविनेटर वगैरह भी आता है, अलग से जो सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसमें भी बता दूंगा उसके बारे में। इसके अलावा फर्स्ट सर्विस होने तक के लो आरपीएम पर ही ड्राइव करी जाए गाड़ी को तो अच्छा होगा। मतलब बहुत हाई रेव मत करो, 2000 आरपीएम क्रॉस करने की जरूरत ना पड़े तो अच्छा, क्योंकि जब हाई रेव आप करते हो इंजन को उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी ऐसा चांसेस नहीं है, लेकिन आपके खतरे बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको गाड़ी चलाने की आदत नहीं है, ये वाली नई वाली जो आपने ली है, तो हो सकता है आप वेल प्रैक्टिस ना हो। उसके अलावा अगर इंजन में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कुछ छोटा मोटा भी रह गया हो, तो हाई परफॉर्मेंस करवाने के चक्कर में आप इंजन को और ज्यादा तकलीफ दे रहे हो सकते हैं, स्ट्रेन दे रहे हो सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगी वो छोटे पैमाने पर रहेगी, छोटे लेवल पर ही रहेगी और डायग्नोसिस में फर्स्ट सर्विस में दिख जाएगी। फर्स्ट सर्विस होने तक कि यू हैव टू बी श्योर दैट योर इंजन इज एट अ हेल्दी कंडीशन, इसलिए आप उसमें ज्यादा स्ट्रेन ना दो, उसको 2000 आरपीएम से नीचे रखो, ज्यादा से ज्यादा 2500 आरपीएम पे आप ट्राई वगैरह कर सकते हो, या हो सके तो लो आरपीएम पे चलाओ। लो आरपीएम केसेस में एक और चैलेंज ये भी है कि अगर आपकी 2000 सीसी वाली BS6 डीजल इंजन वाली गाड़ी है तो बहुत ही लो आरपीएम पर आप चलाना, बहुत ज्यादा भी मत करना। अच्छा, इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ बताता हूँ। जब आप लो आरपीएम पर गाड़ी चलाते हो तो आपका जो डीपीएफ है उसमें ना सूट मास जमा होने का प्रॉब्लम होता है, विच इज अ कार्बन इंप्यूरिटी। तो वो सूट मास बहुत ज्यादा जमा नहीं होना चाहिए, इसलिए इंजन बहुत अच्छे से मूव करे और बहुत ज्यादा पावर वगैरह जनरेट करता रहे तो अच्छा रहता है। तो अगर आपकी गाड़ी नई नहीं है, फर्स्ट सर्विस के टाइम तक कि आपने स्लो स्पीड पर भी चलाया, तो बीच बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रेव करते हुए 70-80 की स्पीड को भी क्रॉस किया जाए। आप स्पीड मत कम करो, आरपीएम ठीक है थोड़े बहुत रखोगे, 1700-1800 आरपीएम या 2000 आरपीएम तक रखो, वो अच्छा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो आरपीएम पर रखते हुए भी 70-80 की स्पीड क्रॉस जरूर करना है। इसको हाईवे पे चक्कर वगैरह लगाते रहना, जबरदस्ती लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा सोचते होंगे आप तो ठीक है, लेकिन 2000 सीसी के डीजल इंजन जो है ना, वो अभी आम नहीं रहे पहले की तरह, वो अभी अमरूद हो गए। तो ध्यान रखो कि उनको थोड़ा और ख्याल रखने की जरूरत है। मैंने भी फर्स्ट सर्विस में देखा था कि 20 ग्राम का सूट मास मेरे डीपीएफ के पास जमा हुआ था, तो उसको रीजनरेशन करके करना पड़ा, उसके लिए काफी डीजल भी वेस्ट हो गया 20 मिनट तक के रेव करने की वजह से। अगर आपके पास में कंजेस्टेड पार्किंग है तो आपको गाड़ी को और केयरफुली चलाना चाहिए, बहुत स्लो स्पीड पर, और हो सके तो शुरू के 7-8 दिन तक के तो किसी की हेल्प ले लो अपने घर में, कि भी वो आपको बताते रहे कि गाड़ी कहीं टच तो नहीं हो रही। ये अक्सर मैंने देखा है, मेरे पीपीएफ के कई कस्टमर्स ने भी मुझे बताया, और जितने भी मेरे कार ओनर वाली कम्युनिटी वहां पर भी मैं अक्सर देखता हूँ, गाड़ी नई नई होती है, पहली बार में जब शोरूम से लाते हैं तो या तो तभी ठोक देते हैं कहीं पर, या फिर जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, आगे पीछे निकाल रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं घूमने, वहीं पर फिर गेट से निकालते निकालते क्या होता है वो टच हो जाती है। स्क्रैचेस हमेशा बम्पर पे आते हैं, तो वो बहुत ज्यादा प्रोन हो जाता है स्क्रैचेस का बम्पर में, और नई गाड़ी में ज्यादा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं, आपको कितने देर आगे ले जाने के बाद में टर्न लेना है, या फिर आपको जब अंदर ला रहे हो तो पहले कितनी दूर से ऐसा टर्न होते हुए लाना है। ये बहुत ना बेसिक साइंस है जो हम लोग ना हमेशा ओवरलुक करते, ध्यान नहीं देते कि कितना इजी काम हो सकता है, उसको कितना डिफिकल्ट बना लिया है। तो पहले प्रैक्टिस कर लेना बहुत ज्यादा अच्छा होता है, स्क्रैचेस से बचाई जा सकती है। ज्यादा जरूरी नहीं कि अपनी गाड़ी ब्रांड न्यू ली है, आपको एक्सपीरियंस कम है तो आपकी गाड़ी में स्क्रैच आएगा ही आएगा। बेसिक चीजों का ध्यान रख लो, आप भी एक एक्सपर्ट ड्राइवर बन सकते हो। इसके अलावा गाड़ी में आपको ये फोल्डर मिलता है जिसमें आपको ओनर्स मैनुअल मिलती है। ओनर्स मैनुअल जो होती है वो बहुत बड़ी बुक होती है, लेकिन आपने इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओनर्स मैनुअल में बहुत सारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन दी होती है आपकी गाड़ी के बारे में, और इसको मैं भी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ ही रहा हूँ रोज रोज। तो इसमें इतनी सारी चीजें पता चल रही है जो कभी किसी भी गाड़ी के बारे में मैंने ध्यान नहीं दी होगी, लेकिन इस गाड़ी में मैं एक्स्ट्रा केयरफुल रह रहा हूँ। इसका एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा कि इसमें हाईलाइटिंग पॉइंट बताऊंगा कि इतनी बड़ी ओनर्स मैनुअल में हमारे काम के लिए क्रूशियल चीजें क्या क्या है। अगर आप एक एक्सपीरियंस कार ओनर हो तभी भी कुछ ना कुछ चीजें होंगी जो आपसे मिस हो जाएंगी, और अगर आप न्यू भी कार ओनर हो तो ये पूरी बुक आपके लिए, इसको पढ़ डालो।
माइलेज का बहुत शौक होता है जिन लोगों को कि माइलेज के फिगर देखेंगे हमारी नई गाड़ी कितना माइलेज दे रही है, फिर जैसे जैसे फर्स्ट सर्विस होती है माइलेज कितना मिल रहा है। तो जो फ्यूल कंप्यूटर होता है एमआईडी में वो भी फिगर्स बताता है, उस पर 100% रिलाई नहीं कर सकते। आपको अगर माइलेज जानना ही है तो आपको क्या करना चाहिए, आपने जाके टैंक मेथड से माइलेज निकलना चाहिए। पहली बार में जब आप कंपनी से डिलीवरी लेते हो तो एक कूपन मिलता है 5 से 10 लीटर का फ्यूल वो डालने के लिए आपको देते हैं पास वाले पेट्रोल पंप से, फ्री में फ्यूल मिल गया, वो आपने डाल लिया, ठीक है। उसके बाद में आप कुछ टाइम चलाओ गाड़ी को, समझो, उसके बाद में आप हो सके तो सेम डे या सेकेंड डे में फुल टैंक कर लो एक बार गाड़ी को। हफ्ते 10 दिन अगर आपकी गाड़ी चल गई उतने पूरे में इसमें आपको जो टैंक रेंज भी पता चल जाएगी कि कितने किलोमीटर चल जाता है फुल टैंक से, और फिर वापस से जो फ्यूल डालना पड़ा उसको डालो, किलोमीटर को मेजर करो और टैंक मेथड से आपको फ्यूल माइलेज आपका मिल जाएगा और वो आपकी होगी रियल फ्यूल इकोनॉमी। ये आपने एक बार निकाल लिया, उसके बाद में फर्स्ट सर्विस के बाद दोबारा निकालो। मेरे केस में जब हम लोग पचमढ़ी का ट्रिप करने गए थे तो पहले के 1000-1200 किलोमीटर में हमको लगभग 10 किलोमीटर का माइलेज मिला था। 10 kmpl का माइलेज ऐसा लगा कम है, बट उसमें हिल्स थे, 4x4 वाले सिचुएशंस थे, मैंने थोड़ा सा मसा भी किया है गाड़ी के साथ में, तो अकॉर्डिंगली मुझे इस 4x4 ऑटोमेटिक गाड़ी में 10 का माइलेज मिला। फिर फादर मेरे गए एकदम स्लो स्पीड पर चलाते हैं, वो 1800 से 2000 आरपीएम के नीचे नीचे रखते हैं, 70-80 स्पीड पर। वो हाईवे पर लेकर गए थे लगभग 500-600 किलोमीटर चलाने के लिए, उन्होंने निकाला है 15-16 का माइलेज, तो बहुत मेजर डिफरेंस हुआ और वो फर्स्ट सर्विस के बाद निकाला है उन्होंने। तो हमें कंपेयर करते आए और हमारे पास रियलिस्टिक माइलेज इसलिए क्योंकि हम लोग टैंक मेथड के ऊपर भी रिलाई करते हैं। अगला पॉइंट है जो लो बीम है, उसको लेकर के बहुत लोगों को पता नहीं होता है, सब लोग हाई बीम चलाने लग जाते हैं जो न्यूबी कार ओनर्स होते हैं, और अनजाने में भी कई लोग ऐसे गलती कर देते हैं। तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि आपकी गाड़ी मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम लो बीम में ही चलने के लिए अच्छी होती है, और इसीलिए कंपनी अक्सर लो बीम में अच्छा इल्यूमिनेशन भी देती है। किसी किसी गाड़ी में लो बीम से लोग नाखुश भी रहते हैं तो थोड़ा मॉडिफिकेशन वगैरह करवाते हैं, उसके ऊपर भी आएंगे हम अगले वीडियोस में कि अगर आपकी गाड़ी में स्टॉक हेडलाइट बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं तो लो बीम को या मेन हेडलाइट को छेड़े बिना ही अपनी गाड़ी का इल्यूमिनेशन कैसे ठीक किया जाए। और स्कॉर्पियो एन अगर आपके पास में है तो उसमें भी हमने कुछ सेटिंग्स वगैरह ठीक करके इल्यूमिनेशन ठीक किया था, तो वो सब चीज़ों पे भी हम बात करेंगे। फिलहाल ये बात याद रखिए कि लो बीम में गाड़ी को ज़्यादातर चलाना है। जब आप ऑन कमिंग ट्रैफिक देखते हो रात में तो आपको नेसेसरीली सिटी में तो डेफिनेटली लो बीम में चलाना है, और अगर थोड़े वीराने रास्ते पे भी चल रहे हो, सामने से गाड़ी आ रही है तो लो बीम पे ही चलाओ। जब आप किसी हाईवे पर जा रहे हो वहाँ पर भी कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत दूर तक के कोई गाड़ी नहीं होती है, कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं होते हैं वहाँ पर लाइटिंग नहीं होने की वजह से आपको बहुत दूर दूर तक का दिखता नहीं, और फिर रिस्क होता है कि बहुत दूर से कहीं बीच में कहीं कोई आ ना जाए, कोई डॉगी आ जाता है, गाय आ जाती है, कोई लोग चल रहे होते हैं, तो पता नहीं चलता है। उस टाइम पे आपको हाई बीम की जरूरत डेफिनेटली है, वहाँ आप हाई बीम खुल के चलाओ। लेकिन जब आपको पता चलता है कि फ्रिक्वेंटली सामने से गाड़ियाँ आती ही जा रही है, या फिर आप किसी ऐसी जगह से गुजर रहे हो जहाँ पर अभी रेसिडेंसी बहुत आसपास में ही है, तो वहाँ पे लोग बाग बहुत रहते हैं, तो आप पहले स्पीड कम कर लो और लो बीम पर चलाओ। ओवर स्पीडिंग करते हो तब आपको लाइट कम लगता है, लो स्पीड पर चलते हो तो एक जगह से दूसरी जगह डिस्टेंस तक पहुंचने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तब तक आपको विजिबिलिटी मिल जाती है, ब्रेकिंग के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। इल्यूमिनेशन होता है इसीलिए है, हर एक लाइटिंग की अपनी एक स्पीड लिमिट होती है रात के अंधेरे में, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। मेरे पास कम से कम अभी 6 गाड़ियाँ हो गई, मैंने अलग अलग इल्यूमिनेशन लेवल पर एक्सपीरियंस लिया है, मॉडिफिकेशन भी शुरू किए हैं किसी किसी गाड़ी, तो अकॉर्डिंगली अपना एक्सपीरियंस जब हेडलाइट वाला वीडियो आएगा उसमें बता दूंगा। इसके अलावा बहुत बेसिक एक चीज़ है कि वॉशर फ्लूइड जो होता है ना वो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। जब अपनी गाड़ी में वॉशर यूज़ करते हैं वाइपर के साथ में तो हमें बहुत अच्छा क्लीन ग्लास एक्सपेक्टेड होता है, बट जब मानसून होता है ना तो सिर्फ पानी काफ़ी नहीं होता, कभी कभी उसमें शैम्पू वाटर भी हो तो अच्छा लगता है। अच्छा, शैम्पू मतलब सादा शैम्पू नहीं, वॉशर फ्लूइड आता है विच इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड ऑटोमोटिव ग्रेड प्रोडक्ट, और वो जब लगाते हैं गाड़ी के अंदर तो उसके वजह से आपकी जो वाइपर ब्लेड्स होती हैं वो भी स्मूथ रहती हैं, उनको फिसल कर अच्छा परफॉर्म करने में मदद मिल जाती है, और फिर वो ख़राब भी जल्दी नहीं होती। तो वॉशर फ्लूइड ही यूज़ करना चाहिए, शैम्पू नहीं यूज़ करना चाहिए उसके अंदर। जब आप गाड़ी की डिलीवरी लेते हो उस दिन हो सके तो वॉशर फ्लूइड का लेवल एक बार चेक कर लो। पीडीआई का पार्ट भी होता है बॉक्सर, और आपके भी यहाँ पर शोरूम वाले भी चेक करते हैं, बट यू ऑल्सो चेक इट फॉर डबल श्योरिटी। इट इज़ अ वेरी स्मॉल फैक्ट बट इट इज़ वेरी क्रूशियल ऑल्सो। और घर पर आने के बाद में भी हफ्ते भर में वापस से चेक कर लो कि वॉशर फ्लूइड अभी कहाँ लेवल तक है, क्योंकि बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करने में आता है तो पता भी नहीं चलता हमें। मेरे तो कभी कभी एक रोड ट्रिप निकलती है 2000 किलोमीटर की, उसमें 2-3 बार उसको रिफिल कर लेता हूँ, खास करके मानसून के आसपास, जैसे अगस्त वगैरह में मैंने कभी ट्रैवल किया तो। इसके अलावा सीट रैपर जो होते हैं, जैसे इसमें से मैंने रिमूव किए, उसको मैंने बाकी छोड़ा होता है ये वीडियो के लिए, तो वो वाले रैपर भी रिमूव जल्दी से कर लेना होता है, बट बहुत लोग उसको चलाते हैं महीने 2 महीने से कि गाड़ी में नई वाली फील आएंगी, बट वो अनकंफर्टेबल भी होते हैं और कहीं ना कहीं उतने अच्छे नहीं होते हैं कि उसको बहुत टाइम तक यूज़ करते रह सको आप। तो उसको कैसे रिमूव करना है वो मैं आपको बताऊंगा, बट एक चीज़ बता दूं, मैंने भी उसको रिमूव नहीं किया था कब तक, जब तक मेरी गाड़ी में सारी एक्सेसरीज बाहर वालों से लगवा नहीं ली
और जब तक कि मेरा पीपीएफ का काम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो गया तब तक, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें लोग चढ़ते हैं, अंदर आते हैं, पूरा हाथ लगता है, तो किसी किसी के अनजाने में गंदे हाथ भी लग जाते हैं, ग्रीजी हैंड भी लग जाते हैं, तो वो फिर सीट पे अपहोल्स्ट्री पे गंदगी आती है। ये रूफ जो है इस पर भी मैंने गंदगी देखी थी, तो उसको मैंने घस घस के बहुत ज़्यादा साफ किया बाद में। वहाँ पन्नी भी नहीं लगी थी, मैं क्या कर सकता था, तो यहाँ तो थी, तो इसको मैंने लगे रहने दिया। ये अभी 2 दिन पहले निकाली है और उसको मैं अभी निकालूंगा आपके सामने, और फिर उसके बाद में आपको दिखाऊंगा। बहुत ईजी है, ये तो इलास्टिक वाले दिए हुए हैं इसके अंदर, फाड़ना भी नहीं पड़ता, ऐसे खींच खींच के निकाल लोगे तो इजीली निकल जाता है, तो वो निकाल लो। मतलब आपकी गाड़ी में प्रोफेशनल कमर्शियल सारे काम हो गए हैं, पीपीएफ भी हो गया, उसके बाद उसको निकाल ही सकते हो। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को कभी नहीं भूलना है वो है कि निकजिक के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस, टिप्स, रिव्यूज़, ओनरशिप रिलेटेड एक्सपीरियंसेस आपको आते रहेंगे इस चैनल पर। और अगर आप अपनी गाड़ी नई वाली हो या पुरानी वाली हो उसको अच्छा मेंटेन रखना चाहते हो तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस हमारे देखते रहने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे और आप अपनी गाड़ी को सहूलियत से और एक्सपर्टीज के साथ इस्तेमाल करते रह सकें। एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड ड्राइव सेफ।